धारावी मुंबई में बसा हुआ 520 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा स्लम है जिसमें अराउंड 1 मिलियन या 10 लाख लोग रहते हैं। $1 बिलियन की इसकी इंटरनल इकोनॉमी है और सालों से इस स्लम की रीडेवलपमेंट की बातें चल रही है। इस वीडियो में आपको मैं ना मास्टर प्लान दिखाऊंगा ना डिजाइन दिखाऊंगा, क्या क्या रीडेवलपमेंट होगा, किस तरीके का रीडेवलपमेंट होगा, इस बात पर चर्चा नहीं होगी। ये हम किसी और दिन करेंगे। मेरा फोकस इस वीडियो में ये होगा कि एक्चुअल में धारावी का रीडेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि साल 2003 से इस पर काम जारी है, फिर भी अब तक 1% काम भी नहीं हुआ। तो शुरू करते हैं। तीन चीजें हम धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में समझेंगे। फर्स्ट, अब तक के टाइमलाइन यानी 2003 से लेकर 2020 तक इस रीडेवलपमेंट के काम में क्या क्या चीजें की गई। दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में अटका क्यों पड़ा हुआ है और कोई ग्राउंड वर्क इस प्रोजेक्ट का क्यों नहीं हो पाता। थर्ड, क्या होगा फ्यूचर में, क्या एक्चुअल धारावी में रीडेवलपमेंट हो पाएगा या नहीं, इस बात के बारे में भी हम जानेंगे। तो पहले पॉइंट की अगर बात करें तो देखते कि अब तक धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में साल 2003 से क्या क्या चीजें की गई है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। पहले 2003 में मुंबई की प्राइमरी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन एजेंडा बनाते हुए ये कहा कि म्हाडा के द्वारा धारावी को रीडेवलप किया जाएगा। साल 2005 में पहली बार बिड्स इनवाइट करने के लिए प्रिपरेशन की गई। इसके बाद में साल 2006 में करंट चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख ने बिड्स को अप्रूवल दिया। इसके बाद में बिड्स बाहर तो आई, लेकिन कुछ दिक्कतों का इसे सामना करना पड़ा। 2008 में ड्यू डिलिजेंस करने की शुरुआत हुई, जिसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई और इस एक्सपर्ट कमेटी ने ड्यू डिलिजेंस करने के बाद में ये कहा, उन्होंने कई सारे इरेगुलरिटीज पाए हैं इन बिड्स को लेकर और इन्हें कैंसिल करने के लिए कहा, लेकिन बिड्स कैंसिल नहीं हुई। इसके बाद में इन्हीं बिड्स पर ग्लोबल टेंडर्स निकाले गए, जिसके लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। मल्टीपल टाइम ये ग्लोबल टेंडर्स निकाले गए साल 2011 तक, लेकिन ज्यादातर समय ये फेल हुए। इसके बाद में साल 2011 में धारावी के एक सेक्टर में म्हाडा को रीडेवलपमेंट की परमिशन दे दी गई। इसके कारण म्हाडा ने एक बिल्डिंग का काम शुरू किया। सेम साल 2011 में बिल्डिंग की प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया गया और पूरा का पूरा मास्टर प्लान जो धारावी के लिए बनाया गया था उसे स्क्रैप कर दिया गया और जीरो से फिर से शुरुआत हुई। 2014 में नया मास्टर प्लान स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट किया गया, जिसके ऊपर फिर से ड्यू डिलिजेंस हुआ, लेकिन 2 साल तक कोई इस पर काम नहीं हुआ। इसके बाद में जनवरी 2016 में फिर से ग्लोबल टेंडर्स निकाले गए कि कोई प्राइवेट कंपनी धारावी रीडेवलपमेंट में भाग ले, लेकिन किसी भी कंपनी ने फिर से इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके बाद में बिड्स को एक्सटेंड किया गया, लेकिन फिर भी कोई इसका फायदा हुआ नहीं। साल 2017 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बिड्स के अंदर कोई इंटरेस्टेड ना होने के कारण ये हो सकता है कि धारावी में बहुत कम सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं और 4 सेक्टर्स को 12 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया और फिर से नए बिड्स और नए ग्लोबल टेंडर्स इन्वाइट किए गए, लेकिन फिर से कोई भी रिस्पांस गवर्नमेंट को नहीं मिला। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जिस हिसाब से टेंडर्स फ्लोट किए गए थे, किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये फीजिबल नहीं लग रहे थे और उसमें से वो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे। अब साल 2018 अक्टूबर का महीना, प्रोजेक्ट को फास्ट पेस में डाल दिया गया और सब कुछ जीरो से फिर से स्टार्ट किया गया। सबसे पहले सेक्टर्स वाला सिस्टम हटाकर धारावी को एक सिंगल प्रोजेक्ट के रूप में रीडेवलप किया जाएगा, ऐसा डिसीजन लिया गया। प्रोजेक्ट को एक स्पेशल स्टेटस देते हुए प्रोजेक्ट की हैंडलिंग को म्हाडा के हाथ से निकालकर डीआरपी और एसआरए डिपार्टमेंट को दे दिया गया। इसी साल जो बिल्डिंग म्हाडा ने साल 2011 में बनानी शुरू की थी वो साल 2018 में कंप्लीट हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उन्हें अब तक फ्लैट हैंडओवर्स नहीं किए गए। अगले महीने या नवंबर 2018 में एक नया स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की प्रोसेस शुरू हुई, जिसके जरिए इसके काम में तेजी आ सके। जिस तरह से आपने देखा होगा दोस्तों कि बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट जो होते हैं, या हमारे डीएमआईसी के लिए डीएमआईसी की अलग अथॉरिटी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए डीएफसीसीआईएल बनाया गया है, बुलेटिन प्रोजेक्ट के लिए एनएससीआरसीएल बनाया गया है। इसी तरीके से एक स्पेशल पर्पस इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा। इसके बाद में नई टेक्निकल बिड्स स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए इनवाइट की गई और उसके कुछ दिनों बाद में धारावी को एज अ होल रीडेवलप करने के लिए नए ग्लोबल टेंडर्स इनवाइट किए गए। बेसिकली साल 2018 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो भी काम हुआ, ये वही काम था फिर से किया गया जो साल 2003 से लेकर साल 2017 तक किया गया था। पहली बार साल 2018 में किसी कंपनी ने इन बिड्स में इंटरेस्ट दिखाई, जिसके अंदर पहली थी अडानी ग्रुप और दूसरी थी सेक्लिंग ग्रुप दुबई, जिसमें सेक्लिंग अपनी 7,200 करोड़ की बिड के साथ में टॉप बिडर निकल कर आई। अगले साल फरवरी 2019 में महाराष्ट्र सरकार ने रेलवेज को अपनी जमीन जो धारावी में बसी हुई थी और यहाँ के लोगों द्वारा एनक्रोच की गई थी उसे उन्हें बेचने के लिए कहा, ताकि ट्रांजिट कैंप बन सके। और 800 करोड़ रुपीस में मुंबई के माटुंगा एरिया जो धारावी से बहुत ही पास है उसे सरकार ने खरीद लिया
ताकि वहां पर ट्रांजिट कैंप या टेम्परेरी अकोमोडेशन बनाया जा सके जब तक धारावी में रीडेवलपमेंट हो रहा है। बाद में जो सेटलिंग दुबई ग्रुप ने टेंडर्स जीते थे, उनके ड्यू डिलिजेंस चलते ही महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज हुई और इसके बाद में दुबई वाले ग्रुप के टेंडर्स फिर से कैंसिल कर दिए गए। रेलवेज के साथ में भी जो लैंड डील हुई थी उसका भी फिर से ड्यू डिलिजेंस शुरू हुआ और अभी तक पूरी तरीके से वहां पर ट्रांजिट कैंप्स बनाए नहीं गए हैं। और आखिर लास्ट ईयर यानी 2019 में जो लोग 2011 में माड़ा के सेक्टर 1 के बिल्डिंग में घर पाने के लिए ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट हुए थे, उन्हें इतने साल बाद में माड़ा ने जो एक बिल्डिंग बनाई है उसके अंदर शिफ्ट होने के लिए परमिशन मिलना शुरू हो गई और इतने साल वो अपने एक्चुअल घरों से दूर रह रहे थे। तो दोस्तों आप एक तो बात समझ गए कि हम ये जो धारावी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, इसके अंदर बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज, इनएफिशिएंसीज देखी गई है। इनफैक्ट दोस्तों धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट देश का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। यानी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ग्राउंड वर्क से पहले ही पेपर वर्क में ज्यादा पैसे खर्च हुए, जिसकी अमाउंट टोटल 120 करोड़ से ज्यादा निकल कर आती है, लेकिन फिर भी ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ और जो माड़ा की बिल्डिंग है वो इस 120 करोड़ रुपीस में इंक्लूडेड नहीं है। इसके कारण आप समझ सकते हो कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट रहा है। दूसरे सवाल की तरफ दोस्तों वैसे देखें तो इस पूरे टाइमलाइन में जब भी टेंडर्स कैंसिल हुए, बिड्स रिपीट हुई, प्लान्स में चेंजेस किए गए, तब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वो नहीं लगे और कई बात पर सेंसिबल भी नहीं थे। धारावी में लोगों ने यही देखते हुए कई सारी रेसिडेंट कमिटीज बना दी, या फिर आप कह सकते हो जो यहाँ पे रहने वाले लोगों की एसोसिएशंस थी जो एक ग्रुप में इन्हें मदद करती थी इन सारी चीजों में। अगर इन रेसिडेंट कमिटीज या एसोसिएशंस की बात माने तो यहाँ पर दो मेजर रीजन है जिसके कारण से धारावी रीडेवलप नहीं हो पा रहा है। पहला है एक्सटर्नल रीजन। दोस्तों धारावी मुंबई के वन ऑफ द मोस्ट प्राइम स्पॉट्स पर मौजूद है। एक तरफ माहिम, एक तरफ माटुंगा, एक तरफ बीकेसी जैसे एक्सट्रीमली हाई एंड इलाके मौजूद है और आसपास में कई सारे नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में काम जारी है, जहां पर मुंबई के साथ साथ देश के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव घर, ऑफिसेस आपको मिलेंगे। यहाँ पर मुंबई की बिल्डर लॉबी को डर है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे जितने ज्यादा पैमाने पर रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स बनेगी, उनका सेल होगा वो उनके करंट प्राइसिंग से सस्ती हो सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा ये पीपीपी मॉडल पे हो सकता है, गवर्नमेंट का भी इसमें पैसा लगेगा, इसके कारण प्राइवेट बिल्डर होगा, उसे ऑब्वियसली घर बेचने के लिए सस्ता होगा। साथ साथ 520 एकर्स में अगर रीडेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपर भी सस्ते में चीजें निकाल लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास इन्वेंट्री बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर मौजूद होगी। लेकिन इसके कारण जो आसपास के एरिया में काम जारी है उनके रेट्स कम हो जाएंगे और बिल्डर्स जो है उनके प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। इसके कारण बहुत बार बिल्डर लॉबी द्वारा इंटरनल करप्शन के थ्रू इन बिड्स को इनवाइट होने से रोक दिया जाता है। इनवाइटेड बिड्स में लोगों को आने नहीं दिया जाता है और अगर कोई बिड एंटर कर भी ले तो बाद में उन बिड को कैंसिल कर दिया जाता है। दोस्तों 4 बार ये बिड्स जो है वो इनवाइट होकर अब तक कैंसिल हो चुकी है। दूसरी दोस्तों अगर एक्सटर्नल चीज की बात करें जो धारावी रीडेवलपमेंट को रोक रही है, वो फिर से इस बिल्डर लॉबी से रिलेटेड है, जो है धारावी का प्राइम स्पॉट, जिस पर कोई ना कोई बड़ा लोकल बिल्डर सस्ते में अपना हाथ लगाना चाहता है। यानी दोस्तों अगर गवर्नमेंट सिस्टम के द्वारा जाए, बिडिंग प्रोसेस के द्वारा जाए, तो जो करंट सिचुएशन है बिडिंग में जो रूल्स लिखे हुए हैं उस हिसाब से मे भी पॉसिबल नहीं होगा कि कई सारे जो मुंबई बिल्डर लॉबी में प्लेयर्स है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल ले या फिर अपनी टाइमलाइन में चीजें फिट कर पाए। इसके लिए कई बार ये कोशिश की गई है कि बिड्स की प्रोसेस और रूल्स को ही ट्विस्ट किया जाए, धारावी के लोगों को बेवकूफ बनाते हुए बिल्डर ज्यादा से ज्यादा अपना फायदा कैसे निकल पाए, इस तरीके से बिड्स को भी रीनेगोशिएट करने की कोशिश हुई है, जिसके कारण इस प्रोसेस में बहुत देरी होती है। क्योंकि अगर कुछ भी इस तरीके की इरेगुलरिटीज मिलती है तो आगे जाकर कैंसिल होना या फिर कॉम्पिटिटिव बिल्डर्स के द्वारा चीजें कैंसिल कराने की चीजें होती है, लेकिन इसकी दिक्कत होती है धारावी में रहने वाले लोगों को। दूसरा दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो है इंटरनल प्रॉब्लम्स। दोस्तों जैसे मैंने इनिशियली आपको कहा कि धारावी में सिर्फ लोग रहते नहीं हैं, यहाँ पर $1 बिलियन की इकोनॉमी रन करती है। इसके कारण कई सारे लोगों के पास बिजनेसेस है जहाँ पे एक्सपोर्ट तक के लेवल के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ के ज्यादातर लोग बिल्कुल भी दिक्कत नहीं कर रहे हैं रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा चंक है जो आप कह सकते हो रेजिस्टेंस नहीं कर रहा है लेकिन राइट्स मांग रहा है। इसके पीछे दोस्तों 2 रीजंस है। पहली बात, रेजिडेंशियल लोगों को शिफ्ट करने के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि लोग कहीं पर भी रह लेंगे और जहाँ पर जो ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं वो कोई धारावी से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जो बिजनेसेस है ये लोकेशन सेंसिटिव होते हैं, उन्हें अपना लोकेशन, वहाँ का एनवायरनमेंट, आसपास के सप्लायर्स, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जिसके कारण से बिजनेस को शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई है। सेकेंड चीज़, धारावी के लोग अभी इतनी सारी एसोसिएशन कमेटीज के कारण अवेयर हो चुके हैं कि बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से वो भी अपना घर जल्दी खाली नहीं करेंगे।
दोस्तों जो 2011 में माडा को परमिशन मिली थी बिल्डिंग बनाने के लिए, उस समय माडा ने वहां पे रहने वाले लोगों को कहा था कि आप नए ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट हो जाएं, जहां पर उन्हें 3 महीने के अंदर पूरे के पूरे रिहैबिलिटेशन अग्रीमेंट करा के मिल जाएगा। और इसी भरोसे लोग शिफ्ट हो गए, जिस पर उन्हें सिर्फ 33 मंथ्स का रेंट एग्रीमेंट करके दिया गया था, यानी सरकार सिर्फ 33 मंथ्स तक उनका रेंट चुकाएगी, जबकि रिहैबिलिटेशन कब होगा, कैसे घर मिलेंगे, कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, इसका कोई डिटेल उन्हें नहीं दिया गया था इनिशियली। और जैसे सरकार से एक्सपेक्टेड था, 3 महीने गुजरने के बाद भी इन लोगों को कोई भी रिहैबिलिटेशन अग्रीमेंट नहीं दिया गया और 33 मंथ्स खत्म होने के बाद में इन लोगों को साल 2019 तक अपने पैसे के भरोसे जीना पड़ा था। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि इन लोगों को अपने रहते घर से निकाला गया था, जहां ये रेंट फ्री रह रहे थे। इन्हें प्रॉमिस किया गया था कि गवर्नमेंट आपको नया घर देगी, और बाद में 8 से 9 साल तक ये लोग अपने पैसे से रेंट देते हुए मुंबई जैसे शहर में उन्हें रहना पड़ा, जबकि खुद के घर के लिए वो स्ट्रगल करते रहे। इसी को देखते हुए पिछले साल कुछ कोशिशें की गई थी कि धारावी के कुछ सेक्टर्स में लोगों को ट्रांजिट कैंप्स में शिफ्ट किया जाए, लेकिन यहाँ पे सिंपल रीजन लोग दे रहे हैं कि पहले आप पूरा का पूरा रिहैबिलिटेशन अग्रीमेंट दीजिए, पूरा का पूरा रेंट एग्रीमेंट दीजिए, उसके हिसाब से हम शिफ्ट होंगे। लेकिन इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट भी गवर्नमेंट पूरा नहीं कर रही है। इसके लिए यहाँ के लोग भी रेजिस्टेंस कर रहे हैं इजीली ट्रांजिट कैंप्स में शिफ्ट होने के लिए। अब इसका फ्यूचर क्या है? क्या धारावी एक्चुअल में कभी रीडेवलप हो भी पाएगी या नहीं? दोस्तों अगर अगस्त 2020 की बात मैं करूं तो दुबई की कंपनी जिसे इनवाइट किया गया था उसका तो टेंडर वैसे भी कैंसिल कर दिया गया है और फ्रेश बिड्स नई इनवाइट की गई है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, ये 4th टाइम है जब नई बार सेम चीज़ के लिए बिड्स इनवाइट की गई है, लेकिन इस टाइम धारावी में जो 52 एसोसिएशंस बनी हैं, इन्होंने रोड पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और इसके बाद से कोई अपडेट नहीं है। दोस्तों धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया का सबसे महंगा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे में से मेजोरिटी लोग रीडेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल लॉबी और पॉलिटिक्स के कारण धारावी एक टूल बन चुका है। महाराष्ट्र में स्टेबिलिटी और एग्रेसिवली अगर इस प्रोजेक्ट को पुश किया जाए तो एक्चुअल में कोई काम हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो जल्द से जल्द कोई भी काम होने की यहाँ पर उम्मीदें नजर नहीं आ रही है। धारावी का जो करंट मास्टर प्लान है, जिसके अंदर घर कैसे होंगे, गार्डन्स कैसे होंगे, कितनी स्कूल्स बनेंगी, कितनी ऊंची और बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, ये सारी चीज से रिलेटेड एक वीडियो मैं जल्द बनाऊंगा। साथ साथ बीडीडी चॉल्स जो वन ऑफ द अगेन बिगेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे देश का होगा, उससे रिलेटेड वीडियो भी जल्द मैं बनाऊंगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, धारावी का डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या दिक्कतें आ रही है? अगर आप यही एरिया के आसपास कहीं पर रहते हो तो आपके हिसाब से इंटरनली क्या इश्यूज आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।